कह रहे हैं बेटा। जी चौधरी रमजान साहब। सर। जी बेटा जी आपको समझ लग रही है? यस सर। गुड हो गया, ठीक हो गया। निमरा अशरफ 363 निमरा। जी अच्छा जी निमरा बेटा आपको समझ लग रही है, आवाज आ रही है? जी राफे, राफे बेटा जी आप इधर हैं? यस सर इधर ही है सर। ओके बेटा जी क्लियर तस्वीर नजर आ रही है, पिक्चर्स? यस सर बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके जी। एंड फाइनली अगर नीचे से हम देखें तो जिशान साहब, जिशान 786। हेलो सर। जी ठीक है बेटा, आपको नजर आ रहा है, समझ लग रही है? यस सर समझ आ रही है। अच्छा बेटा अभी हमने लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूँ। बेसिकली अब मैं लेक्चर के दौरान जो इंटरेक्शन करता होता हूँ आप लोगों के साथ, अभी मैं लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि हमारा टॉपिक जो है, मेरी कोशिश है कि ये कंप्लीट हो जाए। और आपको पता है कि आज हमारे पास जो है ना वो 2 लेक्चर हैं, और टॉपिक जो है ना वो आज का थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, और है भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला, समझने वाला। तो आप काइंडली जो है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी हुई है, इंशाल्लाह सारे लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस बाय मेहरबानी कापी पेंसिल अपना नोटबुक वगैरह लेकर पास बैठे, और जो है वो चीज़ों को समझते भी जाएं, और चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें साथ साथ। तो आज हमने जो स्टडी करना है, टॉपिक इज हीट कंडक्शन विथ अ केमिकल हीट सोर्स। एज करिए फ्रॉम द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू मॉडल today we are going to apply the approach of transport phenomena, the energy balance approach, the shell energy balance approach, and the system would be so that there is a heat production or heat consumption, because when there is a chemical reaction both cases can be there. Either the heat can be rejected, that is so called exothermic reaction, or the heat can be absorbed, that is called endothermic reaction. So we are going to model such kind of system. For this there are many kind of reacting system. There may be the mixed flow reactor, there may be the CSTR reactor, there may be fluidized bed reactor. But for the case of simplicity and for the case of just starting point, we have considered only a one type of the reactor, that is a tubular reactor. Tubular reactor is also, there is a fixed bed and plug flow reactor. Tubular reactor is also called the plug flow reactor. इसमें होता क्या है कि इसमें रिएक्टर जो होता है जस्ट लाइक अ स्ट्रेट पाइपलाइन की तरह होता है, ठीक है, और उस पाइपलाइन की तरह होता है, और उसमें से जो होता है वो फ्लो गुजर रहा होता है। तो जब हम प्लग फ्लो कह रहे हैं तो बेटा प्लग फ्लो का मतलब होता है कि चीजें जो है, जैसे हमजा ने बताया कि चीजें जो है वो रेडियल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही होती। आर चीज को अंडरस्टैंड करें, आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि आर डायरेक्शन में चीजें चेंज नहीं हो रही होती। चीजें जो चेंज हो रही होती हैं वो जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही होती हैं, एक्सियल डायरेक्शन में चेंज हो रही होती हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर जो है वो वेरिएबल चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। सो बेटा हमने एक ट्यूबुलर रिएक्टर कंसीडर किया है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आपको ये कैपिटल आर लिखा नजर आ रहा है, ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, और हमने ये जो है वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिया है दरमियान में, और यहाँ पर जेड डायरेक्शन है, यहाँ पर आर डायरेक्शन है। तो ये आर एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ट्यूबुलर रिएक्टर है तो ऑब्वियसली ये सिलेंड्रिकल होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होंगे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, एक तो हो गया आर कोऑर्डिनेट अलोंग द रेडियस, एक हो गया जेड कोऑर्डिनेट अलोंग द लेंथ एक्सियल डायरेक्शन में, और तीसरा जो होगा वो होगा थीटा, ठीक है, जो रोटेशन में होगा, जो यहाँ पर शो नहीं किया गया। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द आर डायरेक्शन एंड वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द जेड डायरेक्शन। सो वी हैव टेकन कंसीडर अ ट्यूबुलर फिक्स बेड रिएक्टर इन अ प्लग फ्लो। सो फिक्स बेड का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर कोई पैकिंग भरी हुई है, जिस तरह जो होता है वो डिस्टिलेशन भी होती है, उसके अंदर पैकिंग होती है, एब्जॉर्बर होता है उसके अंदर भी पैकिंग होती है। तो पैकिंग का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो कोई पार्टिकल भरे हुए हैं। तो ये पार्टिकल जो है वो कैटलिस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं और ये नॉन कैटलिस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्टिंग सिस्टम के अंदर हमने 3 जोन कंसीडर किए हैं, जोन 1, जोन नंबर 2 एंड जोन 3।
जोन नंबर 1 में जो है बेटा नॉन कैटालिटिक पार्टिकल, इनर्ट पार्टिकल भरे हुए हैं, और जोन जो 3 है एंड वाला, इसमें भी इनर्ट पार्टिकल है, नॉन कैटालिटिक पार्टिकल हैं। और जो जोन 2 है इसके अंदर जो है वो कैटलिस्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल रिएक्शन ना ही जोन 1 में हो रहा होगा और केमिकल रिएक्शन ना ही जोन नंबर 3 में हो रहा होगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो जोन नंबर 2 में हो रहा होगा, क्योंकि जोन नंबर 2 में ही कैटलिस्ट के पार्टिकल भरे हुए हैं। तो ये कैटालिटिक रिएक्टर है, कैटालिटिक एक्शन होना है तो रिएक्शन तब भी होना है जब कैटलिस्ट मौजूद होगा, जब कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होंगे। तो हमने ये जो कैपिटल R डायमेंशन का एक रिएक्टर कंसीडर किया हुआ है, इसके अंदर 3 जोन है कि शुरू में भी नॉन कैटालिटिक पार्टिकल हैं, एंड में भी नॉन कैटालिटिक पार्टिकल हैं, और दरमियान में कैटलिस्ट के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 जोन बनाए हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा सिर्फ जोन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट है। फिर साथ इसने जो है वो डायमेंशन भी डिफाइन कर दिया है कि जो जोन नंबर 2 है वो स्टार्ट हो रहा है z इज इक्वल टू 0 पे और एंड हो रहा है z इज इक्वल टू l पे। सो द मेन रीजन टू बी एम्फेसाइज इज द रीजन नंबर 2 दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू l. So there are 3 zones. Number 1 is the entrance zone, non-catalytic particle. Number 2 is the reaction zone that is extended from z is equal to 0 to z is equal to l. And number zone 3 is the exit zone, again with the non-catalytic particle. तो ये हमारा सिस्टम है फिक्स बेड ट्यूबुलर प्लग फ्लो रिएक्टर, जिसके अंदर 3 जोन है। और याद रखें हमने प्लग फ्लो कंसीडर किया है कि प्लग फ्लो में चीज़ें जो होती हैं वो रेडियल डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, परफेक्ट मिक्सिंग होती है, एक्सियल डायरेक्शन में चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। अच्छा, जब भी बेटा बात होती है फिक्स बेड रिएक्टर की, तो फिक्स बेड रिएक्टर में जो होता है एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरफिशियल वेलोसिटी का, वी नोड। वी नोड इज द सुपरफिशियल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी डिपेंड करती है एरिया, वेलोसिटी डिपेंड करती है बेटा एरिया के ऊपर। आपको ये पता है कि एरिया कम या ज्यादा हो, पाइप एक्सटेंड करे या पाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वॉल्यूम फ्लो या वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है। तो जब भी फिक्स्ड बेड होता है, कोई ऐसा सिस्टम आता है केमिकल इंजीनियरिंग में जहां पर पाइप के अंदर या कॉलम के अंदर जो है वो पार्टिकल्स भरे होते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल का मकसद वो कैटलिस्ट भी होते हैं, नॉन कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। अगर तो केमिकल रिएक्टर है तो वो कैटलिस्ट के पार्टिकल होंगे। तो सुपरफिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू द रिएक्टर विथआउट कंसीडरिंग द कैटलिस्ट पार्टिकल, विथआउट कंसीडरिंग द सॉलिड पार्टिकल। कि अगर ये सॉलिड पार्टिकल इस पाइप के अंदर, इस रिएक्टर के अंदर ना हो, तब क्या वेलोसिटी होगी? दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल वेलोसिटी वी नॉट। दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वेलोसिटी, and that is equal to w over pi r square into rho। तो ये बेटा सबसे पहले हमारे सिस्टम का जो है वो एक आप कह लें कि इंट्रोडक्शन था कि हम जो है वो किस तरह का सिस्टम लेकर जा रहे हैं और हमने जो कंडक्टिव हीट एनालिसिस करना है वो किस तरह के सिस्टम के ऊपर जो है वो करना है। तो जी हसीब शफीक, मोहम्मद रेहान 2250। जी रेहान साहब, आप बताएंगे जरा थोड़ा सा जल्दी से इसको समराइज करेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है। ठीक है बेटा, अपना माइक ऑफ कीजिएगा आप। महक रफीक। यस सर। जी बेटा, आप जरा इसको डिफाइन कर सकती हैं, सिस्टम को जल्दी से समराइज कर सकती हैं क्या है? सर हमारे पास एक प्लग फ्लो रिएक्टर है, उसे ट्यूबुलर रिएक्टर भी कहते हैं सर। इसमें हीट प्रोड्यूस भी होती है और हीट कंजप्शन भी होती है। अब हमारे पास इसमें 3 जोन बनाए हुए हैं हमने। जोन 1 और जोन 3 में नॉन कैटालिटिक पार्टिकल है और जोन 2 में कैटालिटिक पार्टिकल है जहाँ पे रिएक्शन होगा। और फिर हमारे पास इसमें सुपरफिशियल वेलोसिटी आ जाती है जो विदाउट पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक कहा महक बेटा आपने। तो जोन 2 जो है, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू l तक जो है ना वो जोन 2 है। तो यहाँ पर जो है वो z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है
और यहाँ पर जो है ये z इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है बेटा, ये यानी कि हाइपोथेटिकल सा उसने कहा हुआ है कि जो जोन 1 है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी तक, और जोन 3 कहां तक एक्सटेंड करता है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी ये इन्फिनिटी तक एक्सपेंड करते हैं। एंड द एरिया जोन ऑफ द इंटरेस्ट इज द जोन नंबर 2 दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू l। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। what is our objective, what we want to study here? Thus we want to study, this is very important, we want to study the steady state axial temperature distribution is required, that is T as a function of Z। तो हमारा इस टॉपिक को, इस सिस्टम को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने शुरू में एक assumption लिया हुआ है कि we would only study the steady state system। And what is our objective? Our objective is to develop a model for the temperature distribution. And temperature distribution in what direction? It should be in the axial direction. So T would be a function of the Z. What is the Z direction? Z is along the length in the axial direction. तो टेम्परेचर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। जैसे जैसे जो रिएक्टेंट हैं वो जोन नंबर 2 में एंटर होंगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है वो जोन 2 से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, जोन 3 की तरफ मूव कर रहा होगा, तो वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो अगर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। तो जो भी टेम्परेचर प्रोफाइल बन रही होगी दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो वी वांट टू डिफाइन द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द एक्सियल डायरेक्शन। सो व्हाट वी विल डू, हमने शेल बैलेंस लगाना है, तो वी विल सिलेक्ट अ शेल ऑफ थिकनेस डेल्टा जेड। हम कैटालिस्ट पार्टिकल के अंदर ये देखिए उसने डेल्टा जेड डायरेक्शन, डेल्टा जेड जो है वो थिकनेस का एक शेल कंसीडर किया है, और याद रखें ये शेल जो होगा वो पूरे कैटालिस्ट के अंदर होगा, पूरे रेडियल डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा, और जो डायामीटर होगा वो 2r होगा। ठीक है, सो ये डेल्टा जेड थिकनेस का इसने जो है वो एक शेल कंसीडर किया है, इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। तो हम इसके ऊपर एनर्जी इन और एनर्जी आउट का जो है वो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द एनर्जी बैलेंस। सो फर्स्ट थिंग ये है कि एनर्जी बैलेंस के अंदर जो है हम E यूज करेंगे, कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स वेक्टर यूज करेंगे। क्यों कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स वेक्टर यूज करेंगे, इसका जवाब जो है मुझे जल्दी से देगा मोहम्मद जाजिब। यस सर। बेटा कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स क्यों यूज करेंगे? सर इसमें मॉलिक्यूलर मोशन भी हो रही है और बल्क फ्लूइड मोशन भी है और हीट का फिनोमेना भी आ जाएगा, तो इसलिए हम कंबाइंड हीट फ्लक्स यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है जाजिब, और इसको अगर हम शॉर्ट में बयान करना चाहें तो हम कहेंगे जी फ्लो सिस्टम है, कोई लिक्विड या गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्लो कर रहे हैं, तो जब हमने बैलेंस लगाना है किसी फ्लो सिस्टम में तब हमने जो है वो पूरा ई कंबाइंड यूज करना है, जिसके अंदर फ्लो भी आ जाता है, मोमेंटम, और जिसके अंदर जो है वो कन्वेक्शन भी आ जाती है, कंडक्शन भी आ जाती है, मॉलिक्यूलर वर्क डन सब कुछ आ जाता है। सो तो जाजिब आप ही बेटा बता दें कि ई जेड एट पॉइंट जेड द एनर्जी इन है, ई जेड एट पॉइंट जेड प्लस डेल्टा जेड एनर्जी आउट है। तो बेटा ये पाई आर स्क्वायर क्या चीज है? सर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जी, मोहम्मद अबरार 431। सर मैं बता दूं? जी बेटा बताएं आप। वॉल्यूम है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास सर रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये पहले फ्लक्स है तो उसको रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है। सो वेरी गुड बेटा, आप ठीक कह रहे हैं 256 रो नंबर के ये है फ्लक्स को हमने जब चेंज करना है बेटा, तो आप जरा हाइपोथेटिकल सा सोचें कि ये जो है सर्कुलर पाइप है और यहाँ से हीट जब इन हो रही है तो इसको कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा होगा? तो इसको क्रॉस सेक्शन में जो है ना एक सर्कुलर एरिया मिल रहा होगा, जिसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस, कंप्लीट रेडियस ऑफ द
रिएक्टर और द शेल कंसीडर। सो पहली टर्म जो है ये एनर्जी इन को शो कर रही है, सेकंड टर्म जो है वो एनर्जी आउट को शो कर रही है, प्लस द जनरेशन। सो SC इज द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय द केमिकल रिएक्शन। जब ये वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट कंडक्शन है तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा जेड, ये क्या चीज है बेटा, ये मुझे कौन बताएगा? वॉल्यूम। जी 256 बेटा अपना माइक ऑफ कर लें बेटा आप। जी अब्दुल तवाब। यस सर। जी बेटा ये पाई आर स्क्वायर डेल्टा जेड ये क्या चीज है? सर ये जो हम शेल बना रहे हैं ना उसका एरिया जो है वो बनता है। इसका बेटा ये वॉल्यूम है, इसका ये शेल का वॉल्यूम है। तो पाई आर स्क्वायर तो हमने भी पढ़ा कि एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो डेल्टा जेड इज द थर्ड डायमेंशन। तो थर्ड डायमेंशन से जब मल्टीप्लाई हो तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा जेड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल। तो वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें पता है कि SC जो है दैट इज द वॉल्यूम रेट of heat production. SC is the volume rate of thermal energy production by the chemical reaction. तो क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम होती है तो रेट बनाने के लिए हम इसको एरिया, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन की हर टर्म जो है वो उसकी यूनिट्स क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम है। इसकी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम है, सेकंड भी इसकी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम है क्योंकि ये फ्लक्स था तो एरिया से मल्टीप्लाई हो गया। इसकी भी पर यूनिट टाइम है क्योंकि ये रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय केमिकल रिएक्शन। SC क्या चीज है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो रिएक्शन की वजह से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जूल पर सेकंड, वो पर यूनिट वॉल्यूम है, जूल पर सेकंड पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया बेटा? अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन SC है ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होगी? अपना हैंड रेज करें। रेट SC जो है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होगी? सईद साहब बताएं। जी हेलो सर, आवाज आ रही? जी जी बेटा सुनाएं, आवाज सर, आ रही है। सर ये जो SC है, पहले तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये माइनस भी तो हो सकता है। जी बेटा बिल्कुल, जब ये हीट प्रोडक्शन लिखा है जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये हीट कंजप्शन भी हो सकता है, तो प्रोडक्शन या कंजप्शन वो जो भी होगा तो माइनस साइन खुद ही इसके अंदर अपीयर हो जाएगा। दूसरा सर ये जो केमिकल रिएक्शन है कोई भी मिसाल के तौर पर सर टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर होगा। वेरी गुड, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड, क्योंकि हीट है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन पे, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी, प्रेशर के ऊपर भी, और केमिकल जो सर कंपोजिशन होगी, जो केमिकल जो सर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, सही। केमिकल कंपोजिशन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेट, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन का CA आता है, और CA किसको शो करता है? कंपोजिशन को शो करता है, कंसंट्रेशन को शो करता है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, और इसके अलावा कोई और बताएगा? जी बेटा तो मुदस्सर जी, बेटा मुदस्सर बताएं, आपने हाथ हैं। जी सर, ये रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा सर। किस पे? नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुदस्सर आप बेटा। तैमूर साहब यहाँ पर हैं? तैमूर साहब सर? जी जी सर, जी जी बिल्कुल। जी जी सर थोड़ा सा बताएं, थोड़ी हेल्प करें हमारी सर जी। सर ये टेम्परेचर, प्रेशर और जो चीज़ें बताई ये भी हैं, उसके बाद ये पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करेगा, ताकि उनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उसी स्पीड से प्रोसीड होगा। कह रहे हैं जो कैटलिस्ट की पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके ऊपर भी डिपेंड। सो SC इज द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन और रेट ऑफ हीट कंजप्शन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट डिपेंड on number, concentration, composition, particle size of the catalyst, and the properties and characteristics of the catalyst. But for the SC is a complex function of temperature, pressure, composition and catalyst action. But for the sake of simplicity, यहाँ से बेटा अच्छी तरह बात को समझ ले कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो SC होता है
it only depends on the temperature. SC is equal to SC1 into F of theta. तो पहली चीज ये है, ये जो आपको एक गोल अंडा सा नजर आ रहा है जिसके नीचे अंदर H लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं थीटा. H मींस H डोंट मींस हुमायूं, ठीक है, इट इज द थीटा. तो इसको हम थीटा पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे F of theta. And what is theta? Theta is a function of temperature, where theta is T minus T naught divided by T1 minus T naught. So हमने जब ये कहा कि SC जो है वो heat production by chemical reaction in the zone number 2 है, it depends on number of parameters. But अगली चीज हम क्या कह रहे हैं कि for the sake of simplicity हम कह रहे हैं जी कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और किसके इक्वल है कि SC is equal to SC1, यानी इनिशियल रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन SC1 कांस्टेंट होगा कोई, एंड F of theta where theta is a temperature function and theta is equal to T minus T naught over T1 minus T naught, where T naught क्या चीज है? T naught कोई इनलेट टेम्परेचर है, जोन 1 का इनलेट टेम्परेचर है T naught, ठीक है बेटा. और T1 क्या चीज है? T1 इज द टेम्परेचर इन द जोन नंबर 1. T नोड क्या है? एंट्रेंस के अंदर टेम्परेचर क्या है, और T1 क्या है कि जोन 1 के शुरू में टेम्परेचर क्या है. सो ये T नोड और T1 दो कांस्टेंट टेम्परेचर्स हैं, और ये जो T है ये T इज अ वेरिएबल, और ये T जो है ये Z के साथ चेंज हो रहा होगा. ये जो T है ये जोन 2 में एक्सियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा. तो बेसिकली इस T का मसला है, हमने इस T की जो है वो इस T को जो है मॉडल करना है. जी जैन जवेद, जैन जवेद साहब जी. दूसरा जैन 84146, जैन 84146 जी. जुनैरा नकवी, जुनैरा नकवी 72 जी. वासे अहमद, वासे अहमद जी. तैमूर असद जी सर. जी. तैमूर असद आप बताएं, बाकी को जो है वो तैमूर असद जरा रिपीट कर दें जल्दी से जो बेटा मैंने बोला है. सर आपने कहा कि असल में जो SC है ना हीट फ्लो रेट, सर इसके ये जो डिपेंड करता है असल में वो टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी SC1 और F एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा जो सा है वो टेम्परेचर का फंक्शन है T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नॉट, और T1 और T नॉट जो सा सर एंट्रेंस पे टेम्परेचर है. असल में जो हमने चेक करना है वो हमने टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सियल डायरेक्शन में चेक करनी है, जो कि T है, जो कि एक्सियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. दूसरा तैमूर जो है, तैमूर अहमद 699, तैमूर अहमद जी. सुफियान, सुफियान आसिफ जी सर. सुफियान आसिफ बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो H लिखा हुआ है H का क्या मतलब है? सर हाँ, इसका ये बस थीटा है, ठीक है. F ऑफ थीटा का क्या मतलब है? थीटा में और F ऑफ थीटा में क्या फर्क है बेटा? शाबाश बताएं. सर ये फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब थीटा पे डिपेंड वेरी गुड. ये F ऑफ थीटा जो है ये फंक्शन ऑफ थीटा है. थीटा तो डिफाइन है कि T माइनस टी नोट डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नोट. आगे ये F ऑफ थीटा है कि जो थीटा का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर थीटा स्क्वायर भी आ सकता है, थीटा क्यूब भी आ सकता है, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि F ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर F ऑफ थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो थीटा तो सिंपल है T माइनस टी नोट और T1 माइनस टी नोट. याद रखें इसके अंदर सिर्फ T वेरिएबल है, बाकी T नोट और T1 जो है कांस्टेंट है. तो इसका कोई भी फंक्शन होगा वो F ऑफ थीटा होगा, जिस तरह x का फंक्शन हम कहते हैं F ऑफ x है. ठीक है, तो ये चीजें बेटा डिफाइन की हमने. सो
नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा जेड, वॉल्यूम से बेटा डिवाइड करेंगे, टेकिंग द लिमिट्स डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो एंड वी विल गेट, ये जो इक्वेशन होगी ये डिफरेंशियल में चली जाएगी ई जेड के। ठीक है बेटा, इस ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एनर्जी बैलेंस की, इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, टेकिंग डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो लेंगे एंड वी विल गेट डी ई जेड, आवर डी जेड इज इक्वल टू एस सी। अच्छा जल्दी से कोई बच्चा जो है वो मुझे इस इक्वेशन की जो है वो फिजिकली थोड़ा सा बता देगा कि डी ई जेड डिवाइडेड बाय डी जेड इज इक्वल टू एस सी, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अनस है इधर, मियां अनस साहब? मियां अनस, हाशमी सरमद, हाशमी सर। बेटा ये डी ई जेड और डी जेड इज इक्वल टू एस सी, इक्वेशन हमें क्या बता रही है सर? ये हमें बता रही है कि जो हमारे पास कंबाइन एनर्जी फ्लक्स है ना, जिसको हम जेड के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, वो इक्वल है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के। वेरी गुड हाशमी, वेरी गुड, कि हम जो है ई जेड को जो कंबाइन फ्लक्स है उसको जेड के लिहाज से डिफरेंशियल है। जब जेड के लिहाज से डिफरेंशियल है तो इट मींस कि जो ई जेड जो कंबाइन फ्लक्स है एनर्जी का, वो जेड डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, डी ई जेड ओवर डी जेड, और ये इक्वेशन हमें बता रही है दैट इज इक्वल टू एस सी, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस ई जेड के अंदर बड़ी चीजें छुपी हुई हैं, इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूं तो इसको ओपन करके लिखने से पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल लिया है, द टेकिंग दैट, ये जो हमने इसकी डेफिनेशन ली है ना डिफरेंशियल की, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये जो डेफिनेशन अप्लाई की है हमने ये इक्वेशन बनाने के लिए डी ई जेड ओवर डी जेड, तो ये अप्लाई करते हैं एक कंटिन्यूस सिस्टम पे। लेकिन अगर आप ये देखें रिएक्टर के अंदर जोन 2 पे गौर करें तो सिस्टम कंटिन्यूस तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो खाली जगह भी, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है, ये तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। कहीं पर रिएक्शन हो, क्योंकि रिएक्शन पूरे रिएक्टर में नहीं हो रहा, रिएक्शन सिर्फ कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर हो रहा है, और कहीं पर कैटालिस्ट है और कहीं पर कैटालिस्ट नहीं भी है, क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो पूरे एरिया को तो कवर नहीं करेगा, बीच में खाली जगह भी आ जाएंगी जिनको हम कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिस्टम कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन स्टिल हमने, जब सिस्टम कंटिन्यूस नहीं है तो हम जो है वो डिफरेंशियल की डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम हमने अजम्पशन ले लिया है कि सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस है और वैल्यूज जो है वो एवरेज वैल्यूज आ गई हैं, और हमने ये डिफरेंशियल की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर कर दी है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना एक चीज थी। एनी हाउ नेक्स्ट है बेटा कि जब ई जेड को हम ओपन करेंगे तो ई जेड के अंदर ये टर्म छुपी हुई हैं। ई जेड मीन के फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स इन द जेड डायरेक्शन। तो बेटा आपको जनरल टर्म याद होनी चाहिए, जब उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्यू ऑफ जेड आएगा। क्यू ऑफ जेड मीन के जेड डायरेक्शन में एनर्जी कंडक्शन, तो जेड इसलिए आ रहा है कि हम जो हीट फ्लक्स लिख रहे हैं वो जेड डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, cos zz into vz। याद रखें बेटा, जब इसको ओपन टॉ डॉट वी, अगर आपको याद हो तो एनर्जी फ्लक्स में असल जो टर्म है वो है टॉ डॉट वी, टॉ डॉट वी। तो जब उसका z कंपोनेंट खोलेंगे तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, उसमें 2 कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, वो 2 कंपोनेंट वी आर और वी थीटा। सो वी आर और वी थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एनी वेलोसिटी इन आर डायरेक्शन, देयर इज नो एनी वेलोसिटी इन थीटा डायरेक्शन, सो vz वाला जो है वो टर्म बचेगी। उसके बाद ये टर्म थी 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो वी एच इनटू vz, तो ये तीनों टर्म जो है बेटा इसके साथ आ जाएंगी। तो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, हमने उसके अंदर जो Ez था इसको ओपन करके लिखा है। जी इकरा गुंजार, जिब्रान साहब आपका माइक क्यों ऑन है? जिब्रान यूसुफ, आई एम गोइंग टू रीड यू।
जी इकरा गुलजार। जी सर। जी बेटा ये फाइनल जो हमने किया है इसकी समझ लग गई आपको? जी सर। सर लग गई। जी हमजा रियाज, इकरा माइक ऑफ कर लें। हमजा रियाज। यस सर। जी हमजा बेटा ये फाइनल जो लिखा है इसको जरा जल्दी से बता दें। ये सर हमने एक कंबाइंड एनर्जी फ्लक्सेस को ओपन किया, इसमें जो पहली टर्म है वो है कन्वेक्टिंग एनर्जी ट्रांसफर है जी डायरेक्शन में, उसके बाद वर्क डन आ रहा है हमारे पास जो कि उसका टॉर्क और बी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है उसको। ठीक हो गया, माइक को ऑफ कर लें, शोर आ गया। जी फिजान अब्बास। फिजान नदीम। ओके जी CH222 सेक्शन बी। CH222 222 सेक्शन बी। जी आतिफ में। जी बेटा आपको क्लियर है जो हमने अभी किया लास्ट? अच्छा जी अबरार साहब हैं यहाँ पर? इबरार। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी इबरार साहब ये लास्ट समझ लग गई है आपको? जी सर लग गई। ओके बेटा जी। ओके लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है बेटा ये वही सिस्टम है दोबारा। अब इस इक्वेशन के साथ हमने जो है थोड़ा सा इसको जो है वो ओपन करके लिखना है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि जो QZ है इसकी जगह पर हम लिखेंगे बेटा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। QZ इज इक्वल टू माइनस K dt ओवर dz, क्योंकि z डायरेक्शन में है तो dt ओवर dz आ जाएगा। ये माइनस K के साथ नीचे लिखा हुआ है माइनस K इफेक्टिव ZZ, क्योंकि यहाँ पर जो है K सिंपल की बजाय K इफेक्टिव इसलिए साथ लिखा है कि यहाँ पर सिस्टम की कंपोजिशन जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि किसी भी Z का कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वहां पर क्या है, वहां पर कैटलिस्ट का पार्टिकल भी है, वहां पर रिएक्टेंट भी है, वहां पर प्रोडक्ट भी है। तो K जो है ये थर्मल जो कंडक्टिविटी है ये सारे मटेरियल की सारे कंपोनेंट की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, कंबाइंड वैल्यू है। इसलिए इसको इसने लिखा है जी कि K इफेक्टिव ZZ के Z एक्सिस के लोंग एक्सियल एक्सिस के लोंग जो सिस्टम की थर्मल कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट बेटा ये टॉ ZZ को ओपन करेंगे, तो ये टॉ ZZ को ओपन करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के टॉ ZZ इट मीन माइनस म्यू dVz ओवर dz। तो ये Vz जो है क्योंकि ये पहले से एक Z साथ Vz मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये Vz यहाँ पर आया है। ये -2 साथ क्यों आ गया है? अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा सा जो है जब मोमेंटम बैलेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी किया था तो इसके अंदर हमने एक बच्चे ने मुझे रीजन बताई थी या मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। स्टिल मुझे ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो आप भी काइंडली इसको देखिएगा कि -2 जो है वो साथ क्यों आ जाता है। एनी हाउ ये टॉ ZZ को हम ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टॉ ZZ इज इक्वल टू माइनस म्यू dVz ओवर dz। तो पहली टर्म को QZ को हमने ओपन किया है फोरियर्स लॉ के थ्रू, टॉ ZZ को हमने ओपन किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। जी कोई मुझे बताएगा कि एंथैल्पी को किस तरह सोल्व करेंगे? जी इबरार। जी इबरार साहब। जी 224 CH224 सेक्शन बी। CH 224 सेक्शन बी। CH 228 228। जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर इट मींस कि वो एब्सेंट हैं, उनको मैं एब्सेंट ही मार्क करूंगा। CH 228 सेक्शन बी। जी बेटा आपको ये 2 स्टेप समझ लगे हैं? एंड वाले हमने क्या किए हैं?
यस सर समझ आ ओके वेरी गुड बेटा। आमिर अब्बास। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी की टर्म को हमने किस तरह ओपन करना है, तो मैंने आपको लास्ट किया था, तो एंथैल्पी की एक इक्वेशन बताई थी कि एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू, ये डेल्टा H की जगह हमने लिख दी है H माइनस H नोड, डेल्टा H वेयर H नोड इज द रेफरेंस एंथैल्पी। डेल्टा H इज इक्वल टू Cp dt इंटीग्रेशन फ्रॉम T नोड टू T प्लस P नोड टू P इंटीग्रेशन V माइनस T partial V or partial T at constant P into dP. So this is the expression for the enthalpy. अब जब हम जो है वो QZ की भी QZ की डेफिनेशन को, टॉस ZZ की डेफिनेशन को और बेटा एंथैल्पी की डेफिनेशन को, इन तीनों डेफिनेशन को जब हम पुट कर देंगे तो असम्पशंस अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी एनर्जी बैलेंस की, ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, D ऑफ dz। अब यहाँ पर D ऑफ dz के अंदर ये सारा जो है वही आ जाएगा जो हमने ओपन किया है। कैसे आ जाएगा, अगर आप इस पे गौर करें तो ये वाली टर्म जो है ये टर्म है Q ऑफ z की, दिस इज द टर्म फॉर द Q ऑफ z। ये वाली जो टर्म है जिसके कि मैंने धारा लगाया है, ये कौन सी टर्म है, कौन बताएगा मुझे? आमिर अब्बास, आमिर अब्बास, आमिर जुबैर। यस सर। आमिर जुबैर वाली टर्म जो है ये टर्म कैसे आई है सर? कौन सी वाली टर्म? बेटा ये आपको नजर आ रहा है जब मैं धारा लगाता हूँ? सर अब शो हुआ है। हाँ जी, ये टर्म जो है ये कौन सी टर्म है? सर ये 2 म्यू v z वाली टर्म जो है सर ये वही है जो हम लोगों ने टॉक को ओपन किया था, जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस था सर उसको हमने ओपन किया था। अच्छा आमिर ये बताओ कि ये जो टर्म्स हैं ये वाली तीन टर्म ये कहाँ से आ गई? सर ये तीनों टर्म हमारे पास हम लोगों ने जो ई को ओपन किया था ना, तो हमारे पास जो कंडक्टिव आया था उसके थ्रू सर ये टर्म्स आई थी। और जो सीपी वाली बेटा अब इसको नहीं बेटा इससे नहीं आई, ये तीनों टर्म है बेटा गौर से सुन लें कि ये एंथैल्पी से आई है। माइक अपना ऑफ करिएगा बेटा प्लीज, ये एंथैल्पी से आई है। अब हमने H को H की जगह हमने ये पुट करना है H माइनस H नोड। ये H नोड जो है जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, ठीक है। जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये देखें ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पहले से रो VZ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रो H नोड और VZ आ जाएगा, ठीक है। ये P माइनस P नोड इंटू VZ ये कैसे आएगा? ये आएगा बेटा ये वाली टर्म को हमने ओपन किया है, ये वाली टर्म को जब ओपन किया है इसका इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन जब हमने करनी है dP के लिहाज से, तो V जो है ये क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। V जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसको जो है हमने कंसीडर किया हुआ है सिस्टम इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन के वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो V को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। जब V को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो P माइनस P नोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये P माइनस P नोड आ गया और साथ VZ। ये VZ कहाँ से आया? VZ जो है ना ये सब बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो VZ उसकी वजह से आ गया। सो ये जो V है ये था स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है ये H के साथ यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो डेंसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो P माइनस P नोड इंटू VZ आ जाएगा। और ये जो टर्म है Cp dt, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे Cp को एज अ कांस्टेंट लेंगे तो T माइनस T नोड आ जाएगा, तो Cp T माइनस T नोड आ गया, और रो और VZ इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है 1/2 रो VZ स्क्वायर इंटू VZ ये कहां से आ गई? ये वाली टर्म पड़ी हुई है, क्योंकि हमने Z एक्सिस के लिए लिखना है तो ये VZ स्क्वायर बन जाएगी। तो 1/2 रो VZ स्क्वायर और एक VZ इसके साथ बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा ये जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन थी
इसको जब हम हर एक टर्म को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हमने फोरियर्स लॉ अप्लाई किया है, इसके अंदर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अप्लाई किया है, और इसके अंदर हमने एंथैल्पी की इक्वेशन को लगाया है। एंथैल्पी की इक्वेशन हमने ली है चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 286 से। उसके अंदर जो है ये जब हम लिखेंगे तो ये टर्म जो होगी ये बन जाएगी हमारे पास। कोई मुझे बता सकता है कि ये वाली टर्म कहाँ गई, टी इंटू पार्शियल वी और पार्शियल टी। जब हम कह रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल सिस्टम है, तो जब इनकम्प्रेसिबल सिस्टम होता है बेटा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो ये टर्म जो होगी जीरो हो जाएगी, इसलिए इस टर्म को नहीं लिखा। तो ये वी वाली टर्म आ गई है, सीपी वाली टर्म आ गई है, एच नोड वाली टर्म आ गई है। सो ये सारी टर्म्स के अंदर जो है वो आ गई है जी। ऐमन अरशद। यस सर। जी बेटा आपको ये समझ लगी है कि हमने क्या किया जी। कौन कौन से लॉ अप्लाई किए हैं बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन और एंथैल्पी की इक्वेशन। वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच। आमिर अरशद। यस सर। आमिर अरशद बेटा आपको ये मुझे बताएं कि ये V जो है, ये V क्या चीज थी? एंथैल्पी की इक्वेशन के अंदर V के ऊपर जो कैप था ये क्या चीज है, कौन सा वेरिएबल था? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है सर। बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है सर। तो बेटा ये कहाँ गायब हो गया? डेंसिटी जो थी एक एंथैल्पी के साथ भी डेंसिटी थी, तो वो डेंसिटी आपस के कैंसिल आउट हो गई। यस सर। तो ये बेटा ये P माइनस P नोड कहाँ से आ गया? सर वो चेंज इन वो इंटीग्रेशन किया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अहमद बात। और बेटा ये भी मुझे बताओ कि ये H नोड कहाँ गया है? सर H नोड तो कांस्टेंट है, उसकी जीरो हो गई। ना ना बेटा ये H नोड जो है ये कौन बताएगा मुझे? सर ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। दूसरी तरफ आके ऐड हो गया है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ बेटा। असद एन। असद साहब मुझे बताएं, अकील अपना माइक ऑफ करें। यस सर। असद जी बेटा बताएं, एच नोड सर एज को दूसरी तरफ ले गए तो वहां पे वो ऐड हुआ है, तो दूसरी तरफ पहले से ये इस तरफ आके ये ऐड हो गया, रो एच नोड वीजेड की टर्म ये पड़ी हुई है। तो बेटा ये आपने जो है ये करना इस वीक की आपको असाइनमेंट मिलनी है लंबी चौड़ी, तो उसमें सारे ये स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपने करनी है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके लेट अस मूव फर्दर अगेन। अब नेक्स्ट हमने ये करना है बेटा कि रिप्लेस Vz बाय द सुपरफिशियल वेलोसिटी V नोड। अब हमने ये करना है कि Vz की जगह जो है ना वो V नोड लिखना है। Vz की जगह जो है हमने V नोड लिखना है, बिकॉज लेटर इज द इफेक्टिव फ्लूइड वेलोसिटी इन द रिएक्टर। कि ये जो टर्म थी इसके अंदर जो है वो हमने Vz की जगह जो है ना वो V नोड इसके अंदर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने कहा था कि जब फिक्स बेड होता है, फिक्स बेड वो जिसके अंदर जो है वो कैटलिस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर हम सुपरफिशियल वेलोसिटी यूज करते हैं। सो वी विल यूज द टर्म Vz। सो वी विल गेट दिस फाइनल टर्म। वो जो पिछली हमने इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जी। तैमूर असद जी सर। बेटा ये फाइनल इक्वेशन को जरा पढ़ेंगे आपके, ये क्या है? सर रो सीपी मतलब जो हीट कैपेसिटी है, उसके बाद सर वी नॉट dt ओवर dc। सर ये इक्वल है जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, और d स्क्वायर t ओवर dg स्क्वायर प्लस sc यानी हीट फ्लो रेट ये दिया हुआ। अच्छा अब मसला ये समझ आ गया कि Vz की जगह V नोड क्यों लिखा है तैमूर? जी सर आपने बताया अभी सर। जी अरीज जवेद सुपरफिशियल वेलोसिटी है ना सर? ठीक है बेटा। अरीज
जी सर। जी बेटा, अब मसला ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जो फाइनल हमने इक्वेशन लिखी है, ये तो इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन थी। ये फाइनल जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हमने ये जो मैंने अभी ये वाली इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर ये किस तरह कन्वर्ट करना है? डेरिवेटिव लिए सर इसका। हाँ जी। अब इसमें बेटा ये बेटा थोड़ा सा जो है ना वो अजम्पशंस अप्लाई करनी है। सबसे पहला अजम्पशन तो बेटा ये होगा कि जो है ना ये इसका देखें, ये पहली टर्म है, इस पहली टर्म में और बाहर है डिफरेंशियल। इस बात को तो अच्छी तरह सब बच्चे समझ लें। तो पहली टर्म को हम डिस्कार्ड कर देंगे, पहली टर्म को हम जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि ये है डिफरेंशियल वी जेड का जेड के लिहाज से, वी जेड का डिफरेंशियल है जेड के लिहाज से, और हम असम्पशन अप्लाई कर रहे हैं कि वी जेड मीन के जो जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। वी जेड इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द एक्सियल डायरेक्शन। तो ये पहले वाली टर्म जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये वाली टर्म जो है, ये टर्म भी, क्योंकि इसके अंदर भी वी जेड आ रहा है, पी माइनस पी नॉर इंटू वी जेड, और इसका भी बाहर डिफरेंशियल जब लेंगे जेड के साथ, तो ये वाली टर्म भी जो है बेटा जीरो हो जाएगी बाय टेकिंग द अजम्पशन दैट dvz over dz is equal to 0। और बेटा dvz over dz यहां भी आ रहा है, तो ये वाली टर्म भी बेटा जीरो हो जाएगी। ठीक है। सो हमने एक अजम्पशन लिया है, वो अजम्पशन हमने क्या लिया है जी कि vz जो है z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, vz जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही। इसकी बेस के ऊपर ये तीनों टर्म जो हैं ये जीरो हो गई। सो मोहम्मद फजल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजाल साहब, एमन यूनस, एमन यूनस। यस सर। बेटा मुझे जल्दी से बताएं कि ये तीन टर्म जो है मैंने एक अजम्पशन लगा के तीन टर्म्स को खत्म कर दिया, वो अजम्पशन क्या है? सर के जी की डायरेक्शन जो है, जी जो है ना वी जी, वो जी की डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो मींस के वी जेड का डिफरेंशियल जो होगा डी जेड के साथ वो जीरो हो जाएगा। यस, वो जीरो हो गया। ठीक है। तो अच्छा, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली भी। तो चार टर्म जो है वो एक अजम्पशन से जीरो हो गई है, क्योंकि चारों के अंदर वी जेड का डिफरेंशियल आ रहा था जेड के साथ। ठीक हो गया बेटा। तो अब वो जो हमारे पास टर्म बच गई वो ये बच गई माइनस के इफेक्टिव, ये डी टी और डी जेड है ना अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर देखें कि डी टी और डी जेड दो दफा है, तो ये डी स्केयर टी और डी जेड हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन के अंदर देखें, ये वाली इक्वेशन के अंदर कि के इफेक्टिव डी स्केयर टी और डी जेड स्केयर प्लस एस सी आ गया। ठीक है। रमजान चौधरी साहब। यस सर। बेटा ये डबल डिफरेंशियल कैसे बन गया टेम्परेचर का, डी स्केयर टी और डी जेड स्केयर? सर वो पीछे दो दफा थी इक्वेशन स्केयर। वेरी गुड, ठीक हो गया बेटा, वेरी गुड। सो अहमद शाह साहब, अहमद शाह साहब। यस सर। ये बेटा बताएंगे कि ये के इफेक्टिव जेड डी स्केयर टी और डी जेड ये टर्म तो आ गई, और एस सी ये भी पहले से पड़ा हुआ था, ये भी बाकी बच गया, और हमने वो जो जम्पशन लगाया उसकी वजह से वो चार टर्म्स हमने एक ही जम्पशन लगा के केमिकल इंजीनियर ने वो टर्म जो है ना वो उड़ा दी हैं। ये वाली टर्म ये कहां से आई है? रो सी सर कौन सी पी वाली? डी टी डी जेड। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। तो ये देखें, ये जो टर्म बाकी बचे ना, रो सी पी टी माइनस टी नॉर इंटू वी जेड, तो यही टर्म बाकी बच जाएगी। तो बेटा वी जेड ये सेकंड वाली है सर। हाँ, वी जेड को जो है जब टी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, वी जेड को टी नोट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन वो एक जीरो हो जाएगा और एक टर्म जो है बाकी बच जाएगी, एंड फाइनली वी गेट दिस। सो ये रिकॉर्डिंग भी लेक्चर की बेटा चाह रही है साथ साथ, तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा और ये जरा देख लीजिएगा कि ये इक्वेशन जो है ये किस तरह बन गई है। सारे स्टेप जो है ना सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है।
अच्छा, ये इक्वेशन थी बेटा जोन 2 के लिए, ये इक्वेशन थी जोन 2 के लिए। तो अगर मैं जोन 1 के लिए लिखना चाहूं तो मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या चेंजिंग करूंगा? अकील शरीफ। जी सर। बेटा अगर इस इक्वेशन को मैं जोन 1 के लिए लिखना चाहूं तो इस इक्वेशन के अंदर क्या चेंज करूंगा? जी सर क्या? इस इक्वेशन को जो हमने डेवलप की है, ये हमने डेवलप की है जोन नंबर 2 के लिए। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं जोन नंबर 1 के लिए तो इस इक्वेशन के अंदर क्या चेंजिंग करूंगा? कौन सी टर्म को जीरो करूंगा? जी अवैस अहमद। सर जी सर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन या जनरेशन को जीरो कर दें क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा बेसिकली। जी ये कौन बोला था जी? 232 जी, सर। जी बेटा आप ठीक कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को जब मैं जोन नंबर 1 के लिए लिखूंगा तो मैं SC को जीरो कर लूंगा, क्योंकि SC जो है वो शो कर रही है एनर्जी प्रोडक्शन की टर्म, तो एनर्जी प्रोडक्शन या कंजप्शन जो है वो तो हो ही नहीं रही, तो उसको हम जीरो कर देंगे। सो बेटा इसी इक्वेशन को हमने लिखा है जोन 1 के लिए, जोन 1 Z इज लेस देन 0। याद रखें कि जोन Z इज इक्वल टू 0 से जो है वो जोन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो Z इज इक्वल टू लेस देन 0 मीन जोन 1 जहां पर नॉन कैटालिटिक पार्टिकल है, तो वही इक्वेशन है रो Cp V नॉट dt1 our dz इज इक्वल टू k इफेक्टिव zz d स्क्वायर t1 our dz स्क्वायर। तो ये 1 1 क्यों हमने लिखा है बेटा? ये हमने जोन 1 के लिए कि जोन 1 को स्पेसिफाई करने के लिए हमने लिखा है। इसी तरह बेटा जोन 2 के लिए जब लिखूंगा इक्वेशन तो ये वही होगी। फर्क क्या बस होगा कि T के साथ मैं T सुपरस्क्रिप्ट में T2 लिख दूंगा ताकि याद रहे कि ये इक्वेशन जो है ये जोन 2 के लिए है। सो रो तो मैंने लिखा है जी कि जोन 2 जो है Z इज इक्वल टू 0 से लेकर Z इज इक्वल टू L के दरमियान है, वही इक्वेशन है रो Cp V नॉट dt of dz2 इज इक्वल टू k इफेक्टिव d स्क्वायर t2 of dz स्क्वायर प्लस SC1 f ऑफ थीटा। ये मुझे कौन बताएगा कि ये SC1 f ऑफ थीटा ये क्या चीज है? अब्दुल तवाब। यस सर। सर ये जो हीट प्रोड्यूस SC1 f ऑफ थीटा क्या आ गया? सर जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना पीछे से, ये जो आगे फ्लो करती जा रही है थर्ड जोन में, ये वो है। हाँ ये वही है। तो अभी हमने कहा था कि बेसिकली SC को अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि SC इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और F ये थीटा क्या चीज है? ये थीटा जो है बेसिकली टेम्परेचर है, T माइनस टी नोड और T1 माइनस टी नोड। सो SC इज इक्वल टू SC1। SC1 क्या है? कोई इनिशियल रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इनटू F ऑफ थीटा। F ऑफ थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द टेम्परेचर। सिंपल टेम्परेचर नहीं है, T माइनस टी नोड है और T1 माइनस टी नोड है। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि जोन 3 के लिए इक्वेशन किस तरह की होगी? सर फर्स्ट वन जो इक्वेशन है जोन 1 वाली उसी जैसी होगी, क्योंकि वहां पे भी जनरेशन या कंजम्पशन नहीं होगी। वेरी गुड आतिका, मेरे ख्याल में बोल रही हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जोन 3 और जोन 3 होगा Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन L। तो अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि Z इज इक्वल टू 0 से Z इज इक्वल टू L तक जो है ना बेटा ये जोन नंबर 2 है, ठीक है। और Z लेस देन 0 जोन नंबर 1 है, Z ग्रेटर देन L जोन नंबर 3 है। तो इसके साथ भी वही इक्वेशन होगी जो जोन नंबर 1 की इक्वेशन थी, लेकिन याद रखेंगे उसके साथ हमने dt3 और dz लिखा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू k इफेक्टिव d स्क्वायर t3 और dz स्क्वायर। सो जोन 1 जोन 2 जोन 3 की इक्वेशन हमने लिखी हैं। तो किया हमने क्या था बेटा कि अगेन जरा इस फिगर पे गौर करें कि हमने कंसीडर किया बेटा एक ट्यूबुलर प्लग फ्लो रिएक्टर फिक्स बेड के जिसके अंदर कैटलिस्ट भरे हुए हैं। हमने कहा जी कि इस रिएक्टर के 3 हिस्से कर लें। पहला हिस्सा जोन 1 है जिसके अंदर नॉन कैटालिटिक पार्टिकल तो हैं लेकिन वो कैटलिस्ट के नहीं है। इसी तरह जोन 3 के अंदर भी कोई पार्टिकल तो है लेकिन वो कैटलिस्ट के नहीं है, और जोन 2 में कैटलिस्ट के पार्टिकल भरे हुए हैं।
हमने जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को जो है वो डिफरेंट लेंथ स्केल में डिवाइड किया कि z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू l तक जो है जोन 2 है, z लेस देन 0 से जोन 1 है, z ग्रेटर देन l पे जोन 3 है। उसके बाद हमने कहा कि हम जो है ना जोन 2 कैटलिस्ट के अंदर एक शेल कंसीडर करते हैं ऑफ थिकनेस डेल्टा z। उस डेल्टा z थिकनेस का हमने शेल कंसीडर करके उसके अंदर हमने एनर्जी बैलेंस अप्लाई किया, शेल एनर्जी बैलेंस। और शेल एनर्जी बैलेंस में हमने जो है वो कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स की टर्म को यूज किया। तो फिर हमने उससे एक इक्वेशन बना ली। उससे इक्वेशन बनाने के बाद हमने EZ को ओपन किया। EZ को ओपन करने के बाद उसके अंदर फोरियर्स लॉ को डाला, उसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को लिखा और उसके अंदर एंथैल्पी की इक्वेशन को थर्मोडायनामिक्स की बुक से लिया, वो हमने लिखी। उसके बाद फिर हमने जो है ना इसके ऊपर एक असम्पशन अप्लाई की कि VZ जो है वो Z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, तो इसकी बेस के ऊपर हमारी इक्वेशन सिंपलीफाई हो गई थी। तो हमने सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी, उस फाइनल इक्वेशन से हमने जोन 1 की इक्वेशन भी लिखी। किस तरह लिखी कि हमने कहा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है इसको 0 कर दें। जोन 2 में वही इक्वेशन आ जाएगी और जोन 3 के लिए भी हमने वही इक्वेशन लिख ली। और जोन 1 में टेम्परेचर के साथ T1 लिख लिया, जोन 2 में टेम्परेचर के साथ T2 लिख लिया और जोन 3 में टेम्परेचर के साथ T3 जो है हमने लिख लिया। जी बेटा अफजाल मुगल। सर आपकी आवाज आज कट कट के आ रही है। जी अफजाल मुगल साहब। जी सर। जी बेटा आपको कुछ समझ लगी है यहाँ तक? यस सर। अब्दुल वासे। सर। अब्दुल वासे। यस सर। जी बेटा आपको ये तीनों जोन की इक्वेशन किस तरह डेवलप करनी है समझ लग गई है? सर मैं गया हुआ था तो अभी आया हूँ, मैंने अभी ऑन किया। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद जी हमारे पास है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो सर एक बात पूछनी थी। जी 1 बाय 1 बेटा हैंड रेज करें। सर जो पीछे वाला इक्वेशन थी। जी बेटा। सर उसमें जहाँ पे VZ आ रहा था उसको हमने 0 कर दिया था, लेकिन सर सेकंड टर्म में तो VZ आ रहा है ना, उसको क्यों नहीं 0 किया? उसको इंटरफेशियल वेलोसिटी से चेंज कर दिया सर, इंटरफेशियल वेलोसिटी से चेंज किया उसे। तो चेंज कर सकते हैं ना, बाकी को भी चेंज कर, लेकिन वो उसके अंदर थी ना, ये वो जो कैटलिस्ट है ना जिधर। जी बेटा हमने जो है ना पहले ये जो V नोड हमने जो चेंज किया है ना, ये हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद किया है। पहले हमने जो है ना यहाँ पर ये असम्पशन लगा के इक्वेशन बना लिया है। इक्वेशन बनाने के बाद जो एंड में VZ एक जगह पर बच जाएगा, एक इक्वेशन ऐसी होगी, एक टर्म ऐसी होगी जहां पर VZ dVZ 0 नहीं हो सकेगा। ठीक है सर मैं वही पूछ रहा था कि यहाँ पे क्यों खत्म नहीं किया VZ को? बेटा यहाँ पर इसलिए खत्म नहीं किया कि VZ 0 नहीं है। VZ का Z का जब डिफरेंशियल लेंगे तब 0 होगा। जब हम इनको ओपन करेंगे तो मेरी बात बेटा सुनिएगा गौर से, ये वाली जो टर्म है ना रो CP T माइनस T नोड, जब VZ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दफा VZ T नोड के साथ आएगा, एक दफा VZ T के साथ आएगा। जब VZ जो है T के साथ भी आ जाएगा तो इसको हम ओपन कर और डिफरेंशियल लेना है, तो इसको हम जो है वो ओपन करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। वो जो हम करते हैं ना, पहली टर्म उसी तरह दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरी उसी तरह पहले का डिफरेंशियल। तो जब क्योंकि T भी वेरिएबल है, VZ भी वेरिएबल है, VZ 0 नहीं है, VZ का डिफरेंशियल 0 है। तो जब हम उसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो एक ऐसी टर्म होगी कि जिसके साथ VZ आ रहा होगा, VZ का डिफरेंशियल नहीं आ रहा होगा, उसके साथ टेम्परेचर का डिफरेंशियल बन रहा होगा। इसलिए वहां पर हम VZ को 0 नहीं कर रहे। अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि VZ 0 नहीं है बेटा, VZ का डिफरेंस VZ 0 हो गई तो मींस के अंदर तो फ्लो ही नहीं है। VZ 0 हो गई तो मींस के वेलोसिटी क्या होता है, फ्लो होता है। तो इट मींस के रिएक्टर के अंदर फ्लो ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। VZ
जीरो नहीं है, वी जेड कॉन्स्टेंट है। वी जेड कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जेड के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। तो जब बेटा इसको ओपन करेंगे आप, तो एक टर्म ऐसी आ रही होगी जिसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंशियल बनेगा और वी जेड साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो वहां पर हम बेटा उसको जीरो नहीं कर सकेंगे, इसलिए और वो टर्म यही वाली होगी कि टेम्परेचर का डिफरेंशियल बना हुआ है और वी जेड साथ वैसे आ रही है। फिर एंड में उस वी जेड को हम वी नोट से रिप्लेस कर देंगे। सर जी बेटा, इसके अस्सलाम अलावा वालेकुम अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कर लें बेटा। सर तैमूर बात कर रहा हूँ। जी तैमूर आवाज़ साहब, आ क्या रही हाल है? है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुना? यार मैं ठीक हूँ यार, आप ना 5 मिनट की ब्रेक कर लें यार थोड़ी सी, क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए। जी सीआर साहब। हेलो। जी सीआर साहब, जी मोहम्मद रमजान यस चौधरी साहब। सर। सर यस 5 मिनट सर। की ब्रेक कर लें सर जरा। सर कर लें, 5 से ज्यादा कर लें सर। नहीं सर, फिर जुमा भी पढ़ने जाना है, उसको हमने कंप्लीट भी करना है। सो प्लीज जस्ट 5 मिनट की ब्रेक दे दे जरा बेटा, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। तो 5 मिनट बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इसी को, ठीक है? उतनी देर आप इस स्लाइड पे, सारे बच्चे इस स्लाइड के ऊपर गौर करें। सारे बच्चे इस स्लाइड के ऊपर बेटा गौर करें। जस्ट टेक अ 2 और 3 मिनट ब्रेक। जस्ट टेक रिकॉर्डिंग अ ऑफ 2 कर और 3 मिनट ब्रेक। इस स्लाइड पे बेटा गौर करें। तैमूर।
जी बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इसको स्टार्ट करते हैं बेटा जी दोबारा। तो मैं आपको काम दे के गया था कि इस स्लाइड के ऊपर गौर करें और इसको जो है वो बताना है जी। कौन इस स्लाइड को एक्सप्लेन करेगा जी बेटा जी? कौन इस स्लाइड को एक्सप्लेन करेगा? कौन चीता इस स्लाइड को एक्सप्लेन करेगा? अच्छा, ये कौन बच्चा है जी? MA46239655, ये कौन बच्चा है? MA4623। सर ये अकमल है। कौन बेटा, क्या नाम है? जी सर, अकमल सर। अकमल साहब। अकमल मीन मुकम्मल, बहुत ही मुकम्मल। तो मुकम्मल इंसान। तो बेटा जी बड़ा अच्छा नाम है, प्यारा नाम है। ये बताएं जरा इस स्लाइड के ऊपर जो है क्या लिखा हुआ है? सर इस पे बाउंड्री कंडीशंस बताई हुई हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अकमल। क्या है जी बाउंड्री कंडीशन की, समझ लगी है आपको इसकी? जी सर, जो पहली कंडीशन बताई है उस पर यह बताया हुआ z इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। जब हमारे पास पहला जोन होगा जो उस पर टेम्परेचर है ना, वो सर वो पहले वाले जोन का टेम्परेचर T1 के बराबर होगा। ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन 2 z इज इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो जोन 1 का इनिशियल टेम्परेचर होगा। ठीक है, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन 3 पे बताया z इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो ये न्यूटन लॉ है ये सर इसके बराबर होगा हमारे पास। फोरियर्स लॉ। फोरियर लॉ के बराबर होगा सर। ठीक है। और कंडीशन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कीजिएगा। अकमल ने माशाल्लाह वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है दीज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर एंड हीट फ्लक्स। बाउंड्री कंडीशन 1 अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू -इन्फिनिटी मीन कि वो पीछे से जोन 1 जो चलता हुआ आ रहा है, वहां पर कह रहा है जी कि T1 जो जोन T सुपरस्क्रिप्ट 1 कि जो जोन 1 का टेम्परेचर है उसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो T1 है। यानी पूरे जोन 1 में जो टेम्परेचर है वो सिर्फ T1 है। अच्छा, याद रखें कि इन तीनों जोन में से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना वो सिर्फ जोन 2 में हो रहा है। अगेन रिपीट कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना वो ना जोन 1 में चेंज हो रहा है, यानी जोन 1 में जो टेम्परेचर आ रहा होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल जो होगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह जोन 3 के अंदर भी जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ना जोन 1 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना जोन 2 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा। टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ जोन नंबर 2 में हो रहा है। ठीक है ना? जहां पर रिएक्शन हो रहा है यहाँ तो टेम्परेचर प्रोफाइल नीचे की तरफ जाएगी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ टेम्परेचर प्रोफाइल ऊपर की तरफ जाएगी, इंक्रीजिंग की तरफ जाएगी अगर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर प्रोफाइल डिपेंड करेगी कि SC की वैल्यू क्या है। SC जो एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है? तो उन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये 6 बाउंड्री कंडीशन है। ये बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 और 3 जो है ये है कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर। बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 और 3 ये है कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर एंड कंटिन्यूटी ऑफ हीट फ्लक्स एट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, जहां पर जोन 1 और जोन 2 आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह जो बाउंड्री कंडीशन 4 और बाउंड्री कंडीशन 5 है बेटा, z इक्वल टू l के ऊपर, z पर जोन 2 और जोन 3 मिल रहे हैं। तो यहां पर भी जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू T3 एंड कंटिन्यूटी ऑफ हीट फ्लक्स के KF dt2 आवर dz इज इक्वल टू KF dt3 आवर dz। सो कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर एंड कंटिन्यूटी ऑफ हीट फ्लक्स जो है ना वहां पर अप्लाई की हुई है। एंड बाउंड्री कंडीशन नंबर 6 एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसको कौन मुदस्सर मोहम्मद मुदस्सर जी सर। जी बेटा, ये बाउंड्री कंडीशन नंबर 6 को थोड़ा सा बताएंगे आप? जी सर, ये हमारा जोन 3 पे आएगा। जोन 3 पे है, z इज इक्वल टू इंफिनिटी मीन के जोन 3 पे चले गए और यहाँ को वो कह रहा है कि अभी का टेम्परेचर हमारा फाइनाइट पॉइंट पे होगा सर। फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसकी होगी, 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री कोई ना कोई वैल्यू इसकी होगी। ठीक है बेटा? तो इन बाउंड्री की कंडीशन से हमने जो है वो इसको इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक हो गया बेटा? सो ये बाउंड्री कंडीशन इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस के बाद बाउंड्री कंडीशन आ गई। लेट अस प्रोसीड फर्दर।
नाउ बेटा अगला स्टेप ये है कि वी हैव टू एक्सप्रेस द इक्वेशंस फॉर 3 जोन्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फंक्शन। बेटा ये जरा गौर से बेटा सुनो इस बात को कि ये जो जोन 1 की इक्वेशन थी ये थी टेम्परेचर की टर्म में, हमने इसको चेंज करना है थीटा की टर्म में। सिमिलरली यानी जो टेम्परेचर में इक्वेशन है उसको चेंज करना है थीटा में। और टेम्परेचर में और टी में और थीटा में फर्क क्या है कि टी तो है वो टेम्परेचर है सिंपल, ये 50 डिग्री सी है या 60 डिग्री सी है, लेकिन जो थीटा है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसकी और इसकी थीटा की डेफिनेशन क्या है कि टी माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय T1 माइनस टी नोट। सो सिमिलरली जो जोन 2 की इक्वेशन बेटा हमने अभी डिफाइन की है, डिराइव की है, डेवलप की है कि रो Cp V नोट dt2 ओवर dz इज इक्वल टू k इफेक्टिव d स्क्वायर t2 ओवर dz प्लस sc व्हेन f ऑफ थीटा, वेयर f ऑफ थीटा जो है वो थीटा का कोई फंक्शन है। इसको भी बेटा हमने जो है ये जो t की टर्म में इक्वेशन है इसको थीटा की टर्म में लेकर जाना है। सिमिलरली ये जो जोन 3 के लिए बेटा इक्वेशन है इसको जो है हमने थीटा की टर्म में लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना किस तरह लेकर जाना है जी कि अजम्पशन अप्लाई करनी है। अजम्पशन नंबर 1, हाउ वी विल कन्वर्ट द इक्वेशन that have been developed in term of temperature into the equation in terms of the theta. Number 1, neglecting the axial heat conduction। बेटा अगर हम कहें जी कि हमने एक assumption अप्लाई किया है कि हम जो है वो axial heat conduction को neglect कर रहे हैं, तो मुझे कौन बताएगा कि इन इक्वेशन में से किस टर्म को मैं जीरो करूंगा। अगर मैं कहूं कि एक्सियल हीट कंडक्शन को, एक्सियल हीट कंडक्शन का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लें कि एक्सियल डायरेक्शन में जो हीट कंडक्ट हो रही है उसको हमने निगलेक्ट करना है। क्यों निगलेक्ट करना है बेटा, वो इसलिए निगलेक्ट करना है कि इसके पीछे ये है कि जब कन्वेक्शन हो रही होती है ना, जब बड़ा हाई फ्लो रेट हो रहा होता है, तो हाई फ्लो रेट जब हो रहा होता है तो जो डोमिनेंट जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन होता है, और इसके मुकाबले में जो कंडक्शन होती है वो बड़ी कम हो रही होती है। तो एक्सियल डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ, अलोंग द फ्लो जो है हम कंडक्शन को जो है वो जीरो कंसीडर कर सकते हैं। जब कंडक्शन को जीरो कंसीडर कर सकते हैं बेटा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनमें से किस टर्म को मैं जीरो करूंगा। राफे मकबूल। सर ये जो फोरियर्स लॉ वाली इक्वेशन, जो फोरियर्स लॉ वाला पार्ट लिखा हुआ है के ई स्क्वायर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब मैं कहूंगा, मैं निगलेक्ट कर दूंगा जी कि एक्सियल कंडक्शन नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तीनों इक्वेशंस के अंदर जो है बेटा वो कंडक्शन वाली के वाली टर्म जो होगी वो जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इट मींस कि ये तो हल हो गया। अब हमने ये जो डी टी और डी जेड है इसको डी थीटा और डी जेड में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये किया कि नेगलेक्टिंग हीट कंडक्शन। सेकंड, इंट्रोड्यूसिंग डायमेंशनलेस एक्सियल कोऑर्डिनेट। बेटा जरा अपने खोलें जरा अपने माइंड को। सेकेंडली हम ये कर रहे हैं कि हम जो स्मॉल जेड था उस स्मॉल जेड को हम कैपिटल जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेयर कैपिटल जेड इज द डायमेंशनलेस एक्सियल कोऑर्डिनेट। जेड क्या था, स्मॉल जेड क्या चीज थी, स्मॉल जेड था एक्सियल कोऑर्डिनेट। जेड जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो जेड की वैल्यू थी जी कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर हम जोन 2 के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू l तक जो था वो जोन 2 था। l क्या है, l जो है इसकी लेंथ थी कि जी 2 सेंटीमीटर का रिएक्टर है या 3 सेंटीमीटर का रिएक्टर है या 1 मीटर का रिएक्टर है। तो z स्मॉल z जो था वो कोऑर्डिनेट था एक्सियल कोऑर्डिनेट। तो जब इसको हमने डायमेंशनलेस करना है तो हम कर देंगे स्मॉल z डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा क्योंकि z भी लेंथ की यूनिट्स रखता है और L भी जो है वो लेंथ की यूनिट्स रखता है। तो हम चीज़ों को जो है वो डायमेंशनलेस बनाते हैं। तो ये भी एक जो है वो एक
एक बहुत बड़ा एरिया है इंजीनियरिंग में और केमिकल इंजीनियरिंग में कि हम जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे बेटा, हम वी ट्राई टू कन्वर्ट द पैरामीटर्स इनटू द डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि हमने जो एक्सियल कोऑर्डिनेट है उसको डायमेंशनलेस एक्सियल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए ये वाली टर्म जो है तीन, इन तीन इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहां पर नीचे आपको कैपिटल जेड नजर आ रहा होगा, जबकि इन इक्वेशन में आपको स्मॉल जेड नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो कैपिटल जेड और स्मॉल जेड में आपको जो है मोहम्मद जुबैर 1526। यस सर। बेटा आपको ये स्मॉल जेड में कैपिटल जेड में फर्क पता लग गया? यस सर। ठीक है, डायमेंशनलेस हमने इसको बना दिया। अच्छा बेटा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंशियल लें तो ये आ जाएगा डी जेड, कैपिटल जेड का डिफरेंशियल इज इक्वल टू 1/L स्मॉल जेड का डिफरेंशियल। वेरी सिंपल कि अगर हमने ये इक्वेशन डी जेड है जो स्मॉल जेड है इसको कैपिटल डी जेड में लेकर जाना है तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि डी डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1/L डिफरेंशियल ऑफ स्मॉल जेड। तो एक तो हमने ये किया, उसके बाद थर्ड जो है हम ये करेंगे बेटा, इंट्रोड्यूसिंग डायमेंशनलेस केमिकल हीट सोर्स। कि वो जो हीट सोर्स की बेटा टर्म थी ना, ये SC1 इंटू एफ ऑफ थीटा, बेटा गौर से सुनिएगा, SC1 इंटू एफ ऑफ थीटा, इसको हम एक कन्वर्ट कर रहे हैं एक डायमेंशनलेस हीट सोर्स टर्म में, दैट इज कॉल्ड N, एंड N इज इक्वल टू SC1 इंटू L डिवाइडेड बाय रो Cp V नोट T1 माइनस T नोट। तो बेटा प्लीज इसको आपने वेरीफाई करना है, जो आप नोट्स बनाएंगे एज असाइनमेंट जो आपने मुझे सबमिट कराने हैं तो उसमें आपने वेरीफाई करना है, नोट कर लें एवरीबॉडी, उसमें ये वेरीफाई करना है कि इसकी डायमेंशन जो है वो डायमेंशनलेस बन रही है। सो हमने जिस तरह डायमेंशनलेस कोऑर्डिनेट कंसीडर इंट्रोड्यूस करवाया है कैपिटल जेड, हम एक डायमेंशनलेस टर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डायमेंशनलेस हीट सोर्स टर्म। सो ये जो आपको n नजर आ रहा है ना बेटा, ये कैपिटल N, ये कैपिटल N जो है बेसिकली इज नथिंग बट कैपिटल N इज इक्वल टू SC1L डिवाइडेड बाय रो Cp V नोट T1 माइनस T नोट, ये इसके इक्वल है। अब मसला ये रह गया है कि ये जो T है इसको हम थीटा D ऑफ T को D ऑफ थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए बेटा ये देखें, मैंने बुक के ऊपर सोल्व किया हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट जो है ना मैंने आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है। ये मैं स्क्रीनशॉट ये है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, ये सब लोगों के पास आ जाएगा। तो इसमें ये जो कन्वर्जन की गई है बेटा, ये कन्वर्जन जो है ये नजर आ रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इस कन्वर्जन में क्या है, जब हमने डी ऑफ टी को डी ऑफ थीटा में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है नजर आ रहा है आपको, कहां से स्टार्ट करना है? सरमद अली यस सर। जी बेटा, आपको समझ लग रही है स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करना है? जब डी ऑफ टी को डी ऑफ थीटा में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग इक्वेशन कौन सी लेनी है? सबसे ऊपर देखें, जो मैंने बॉल पॉइंट से जो मैंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर देखें, T माइनस T नॉट वाली ओवर T1 माइनस T। ये बेटा ये मैंने सर्कल कर रहा हूं, ये आपको सर्कल स्क्रीन पे शो हो रहा है? यस सर, हो रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू T माइनस T नोट डिवाइडेड बाय T1 माइनस T नोट। तो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें z का, तो बन जाएगा d थीटा ओवर dz। अब बेटा सिंपल बात है कि T1 माइनस T नोट ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 T1 माइनस T नोट बाहर आ जाएगा और dt ओवर dz बन जाएगा, और T नोट का अगेन जब मैं डिफरेंशियल लूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो d थीटा ओवर dz इज इक्वल टू 1 T1 माइनस T नोट dt ओवर dz। राफे मकबूल जी, वासे अहमद। यस सर। वासे अहमद यस सर। जी बेटा समझ लग गई आपको? यस सर, लगी सर। ठीक है बेटा, सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो जो डी स्मॉल डी जेड को कैपिटल डी जेड में कन्वर्ट करना है वो भी आपको बता दिया। डी थीटा को डी, अब ये डी थीटा ओवर डी जेड और डी टी ओवर डी जेड का रिलेशन आ गया बेटा।
तो डी टी और डी जेड की जगह हम T1 माइनस टी नॉट इंटू डी थीटा और डी जेड ये लगा देंगे। जब बेटा ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ना, तो यहां से रो CPV नोट T1 माइनस टी नोट SC1 ये सारी चीजें मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? N में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें मिलके N में कन्वर्ट हो जाएंगी। व्हाट इज N? जैन जवेद, जैन जवेद, जैन N क्या चीज है? जी जाजी बेटा। डिमेंशनलेस हीट सोर्स है। वेरी गुड। तो वो सिंपली आप जब उसके अंदर डी टी की जगह डी थीटा पुट करेंगे ना बेटा, तो वो आप देखेंगे कि खुद ब खुद वो जो सारे पैरामीटर्स हैं वो एन वाले आ गए हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स की जगह हम क्या करेंगे, इतने लंबे चौड़े रो CPV नोड SC1 L लिखने की बजाय हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर उसको N लिख देंगे, कैपिटल N लिख देंगे। तो वो तीन इक्वेशन बेटा आपके पास ये बन जाएंगे। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो तो जीरो, डी थीटा 1 और डी जेड इज इक्वल टू 0, वो तो 0 होगी क्योंकि उसके अंदर के इफेक्टिव हमने 0 कर दिया हुआ है, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी। बेटा जोन 3 की इक्वेशन को देखें, D3 डी थीटा 3 और डी जेड इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर भी जो है हमने के इफेक्टिव को 0 किया हुआ है। सिर्फ जो जोन 2 की इक्वेशन है जो कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल Z इज इक्वल टू 1 तक है। अब याद रखें जब स्मॉल z जो है बेटा कैपिटल Z में कन्वर्ट होगा तो उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जो स्मॉल z था उसकी जोन 2 के लिए उसकी जो लिमिट थी वो थी z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू L। स्मॉल z इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल z इज इक्वल टू L। लेकिन जब स्मॉल z की बजाय हम कैपिटल Z डायमेंशनलेस की बात करेंगे तो जो लिमिट्स बनेंगी वो बन जाएंगी z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1, कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि एंड ऑफ द जोन 2 पे वो कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल z डिवाइडेड बाय L होगा, तो वो L बाय L बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। सो जोन 2 जो है वो 0 से 1 तक अब चला जाएगा और जोन 3 जो है कैपिटल Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब जो लिमिट जो है वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो रोटेट करेंगी। पहले वो जो थी वो 0 और L के दरमियान करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट अब हमने क्या किया है कि हमने वो जो तीन इक्वेशंस हमारे पास बनी थी टेम्परेचर की जोन 1 जोन 2 जोन 3 के लिए, हमने उन इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ थीटा और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Z जो है वो कन्वर्ट कर दिया है और उसके अंदर हमने डायमेंशनलेस हीट सोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अंदर हमने डायमेंशनलेस एक्सियल कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करवाया है और एक और असम्पशन ले लिया हमने कि हीट कंडक्शन को निग्लेक्ट कर दिया। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास अगली तीन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरह होगी मैंने आपको बता भी दिया और इस स्लाइड के ऊपर ये मैंने बॉल पॉइंट से किया भी है, ये भी मैं आपको साथ बता दूंगा, तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। जी अबरार जी बेटा। अच्छा एक दूसरा अबरार है मोहम्मद अबरार, एक मोहम्मद अबरार, जो दूसरा अबरार है मोहम्मद अबरार 431। अच्छा एक मोहम्मद शहजाद भी हैं। शहजाद साहब आप किधर हैं? मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शहजाद साहब जी बेटा। शहजाद साहब आपको समझ लगी है यहाँ कोई थोड़ी थोड़ी? यस सर आ गई समझ। हाँ जी इसको आ गई। और बेटा सब ने इसको, हर एक ने इसको जो है वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इसका मैथमेटिकल करना है। बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को बता दिया और आपके सामने स्लाइड पे शो भी हो रहा है। तो हर एक ने इसके नोट्स जो है बेटा वो कंप्लीट करने हैं। और मुझे जो है बेटा एक ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन को जिसके गिर्द मैंने सर्कल लगाया है जी, चौधरी रमजान साहब। जी बेटा जिसके गिर्द मैंने सर्कल लगाया बेटा, जरा उस क्वेश्चन को पढ़ें क्या है। सर व्हाट इज द, ये सर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रैशनल बिहाइंड non-dimensionalization of
पैरामीटर्स ऑफ पैरामीटर इन फिजिकल सिस्टम। जी, तो बेटा इस क्वेश्चन का सबने मुझे आंसर देना है कि हमने ये जो सिस्टम का एनालिसिस किया है तो इसमें हमने पैरामीटर्स को नॉन डायमेंशनलाइज किया है। ठीक है, जबरान यूसुफ यस सर। जी बेटा, आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी है कि जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटा? यस सर लगी है। ठीक है बेटा, इसको आपने इसका आंसर मुझे हर एक ने देना है कि पैरामीटर्स को नॉन डायमेंशनलाइज क्यों करते हैं। क्या फायदा था कि स्मॉल z को कैपिटल Z में कन्वर्ट करके हमने सोल्व किया? क्या फायदा था कि हीट सोर्स की टर्म को SC को भी हमने डायमेंशनलेस हीट सोर्स की टर्म में लेकर जाकर सोल्व किया? तो इसका क्या फायदा होता है ये आपको बुक्स में और मिल जाएगा बड़ी इजीली। ठीक है, ओके। क्या बाउंड्री कंडीशन भी चेंज होंगी बेटा? बाउंड्री कंडीशन, अब रिवाइज बाउंड्री कंडीशन, जब इक्वेशन चेंज हो गई हैं बेटा, जब इक्वेशन चेंज हो गई हैं तो बाउंड्री कंडीशन भी चेंज होंगी। तो अब वो जो टेम्परेचर वाली बाउंड्री कंडीशंस थी वो बाउंड्री कंडीशन जो होंगी वो थीटा वाली बाउंड्री कंडीशंस में चली जाएंगी। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन आई हैं बेटा, रिवाइज्ड इक्वेशन आई हैं। और इन रिवाइज्ड इक्वेशन के लिए पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास होगी कि z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, यानी वो जो रिएक्टर का स्टार्ट एंट्रेंस है वहां पर θ1 इज इक्वल टू 1 होगा। कोई मुझे बता सकता है कि θ1 इज इक्वल टू 1 किस तरह आया? θ1 इज इक्वल टू 1 होगा किस तरह होगा बेटा? इधर देखें, ये इस पे देखें, θ1 इज इक्वल टू 1, ये जो फिगर है जो मैंने सर्कल किया है कि थीटा होता है t माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय T1 माइनस टी नोट। और जोन 1 के लिए हमें पता है कि जोन 1 के लिए ये टेम्परेचर T जो है ये T1 के इक्वल है। तो T1 माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय T1 माइनस टी नोट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए पहली बाउंड्री कंडीशन होगी कि θ1 यानी जो टेम्परेचर फंक्शन है फर्स्ट जोन के लिए इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट जोन में टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 है। जब T इज इक्वल टू T1 है तो उसको थीटा के टर्म में लिखेंगे तो θ1 इज इक्वल तो θ1 बन जाएगा। सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन 2 z इज इक्वल टू 0, कैपिटल Z इज इक्वल टू 0। जब मैं कहता हूं कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस ऑफ जोन 2। जोन 2 में एंट्रेंस, तो यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर अप्लाई करना है कि θ1 इज इक्वल टू θ2 के इक्वल है। सिमिलरली जब मैं कहता हूं बाउंड्री कंडीशन नंबर 3 एट कैपिटल Z इज इक्वल टू 1, जब मैं ये कहता हूं तो यहां पर Z इज इक्वल टू 1 कहता हूं तो वेयर इज द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर इज एट द एंड ऑफ जोन 2। ठीक है, और यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर लगाएं कि θ2 इज इक्वल टू θ3 के इक्वल है। ठीक है, तो θ2 इज इक्वल टू θ3 का क्या मतलब है? जी सही साहब, आप सैफ अली बेटा, सैफ अली। जी सरमद अली। जी तैमूर असद, आप बताएं। सर ये भी कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर ही है। ये भी कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर है। जब मैं कहता हूं कैपिटल Z इज इक्वल टू 1, अब आपने स्मॉल z में और कैपिटल Z में डिफरेंस याद रखना है। अब हम कैपिटल Z में एंटर हो चुके हैं। व्हेन कैपिटल Z इज इक्वल टू 1 मीन के एंड ऑफ द जोन 2, और यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ टेम्परेचर लगाऊंगा कि जो टेम्परेचर जोन 2 के एंड में आएगा वही टेम्परेचर जोन 3 में चलेगा कांस्टेंट। ठीक है, सो ये बाउंड्री। तो हमने बेटा अब क्या किया, नेक्स्ट हमने तीनों इक्वेशंस को भी चेंज किया है, उसके बाद तीनों बाउंड्री कंडीशंस को भी हमने जो है वो चेंज किया। जब इन तीनों बाउंड्री कंडीशंस को बेटा जब हम इसको चेंज करेंगे बेटा तो हमने ये तीनों इक्वेशंस को हमने, नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, हमने तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है बेटा साइमल्टेनियसली। तो θ1 इज इक्वल टू 1 की इक्वल आ जाएगा। जो सेकंड टर्म होगी जोन 2 के लिए ये सोल्व नहीं हो सकती जब तक हमें f ऑफ थीटा ना मिल जाए। सो सेकंड जोन 1 की इक्वेशन है θ1 इज इक्वल टू 1। जोन 2 की इक्वेशन है कि इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 1 ओवर f ऑफ थीटा d थीटा इज इक्वल टू n ऑफ z।
एंड जोन 3 की इक्वेशन है बेटा कि थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 2 एट जेड इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन हो जाएंगी। तो बेटा ये जो तीनों इक्वेशन को सोल्व करके तुम्हारे पास ये 3 इक्वेशन बनेंगी। ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये करने हैं आपने। बेटा जो जोन 2 की इक्वेशन है ये सोल्व नहीं हो सकती जब तक हमें एफ ऑफ थीटा का पता ना लग जाए। थीटा का तो हमें पता है लेकिन एफ ऑफ थीटा का हमें नहीं पता। तो जोन 2 की इक्वेशन तब तक सोल्व नहीं हो सकती जब तक हमें एफ ऑफ थीटा का ना पता लग जाए। फर्ज करें बेटा, इसको गौर से सुनिएगा, फर्ज करें कि हम एक सिंपल एफ ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं। सिंपलेस्ट एफ ऑफ थीटा क्या हो सकता है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। जिस तरह अगर मैं कहूं जी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और मैं कहूं जी सिंपल एफ ऑफ एक्स क्या है, तो आप कहें जी कि सिंपलेस्ट एफ ऑफ एक्स ये होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस तरह सिंपलेस्ट एफ ऑफ थीटा क्या होगा फंक्शन ऑफ थीटा कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इट मींस कि अगर मैं एफ ऑफ थीटा की जगह यहाँ पर थीटा लिख दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो क्या डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा की इंटीग्रेशन पॉसिबल है? वासे अहमद। यस सर पॉसिबल है। नीचे फंक्शन पड़ा हुआ ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। वेरी गुड। डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स, तो वो लॉग में चला जाएगा। किस तरह जाएगा बेटा, ये देखें मैंने इस बुक में आपको किया हुआ, मैं इसके स्लाइड दे दूंगा कि अगर हम कंसीडर करें एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा तो हमारे पास बन जाएगा डी थीटा ओवर थीटा। तो डी थीटा ओवर थीटा जो है वो चला जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ थीटा में, और जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इज इक्वल टू एन जेड। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने जोन 2 की इक्वेशन पकड़ी है एन जेड। ठीक है, तो यहां पर जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग जब लेंगे तो ये एन जेड जो है ई रेज़ टू द पावर एन जेड में चला जाएगा। जब ई रेज़ टू द पावर एन जेड में चला जाएगा और ई थीटा 1 जो है ये 1 है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये फाइनल इक्वेशन बेटा गौर करें जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है कि ई थीटा 2 इज इक्वल टू एन जेड। ई थीटा 2 इज इक्वल टू एन जेड, ये फाइनल बेटा ये वाली इक्वेशन ई थीटा 2 इज इक्वल टू एन जेड। इस इक्वेशन की समझ लगी है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, सिंपल बेटा। हमने क्या किया, हमने कहा कि जब ये 3 इक्वेशन आ जाती हैं तो 3 इक्वेशन सोल्व, ये जोन 2 जोन 1 और जोन 2 की इक्वेशन सिंपल है, जोन 2 जोन 1 और जोन 3 की इक्वेशन सिंपल है। जोन 2 की इक्वेशन तब तक सोल्व नहीं हो सकती जब तक हमें ये जो थीटा का फंक्शन है इसका पता नहीं लगेगा कि टेम्परेचर वाला फंक्शन है कौन सा। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम के अंदर रिएक्टर के अंदर डायनामिक्स क्या चल रही है। फर्ज करें हम कहते हैं जी कि सिंपलेस्ट फंक्शन ले लें, क्या कि जी एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो जब इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा तो हम डी एक्स ओवर एक्स या डी थीटा ओवर थीटा के साथ इसको सोल्व कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लॉग नेचुरल आ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो ई रेज़ टू द पावर एन जेड आ जाएगा। और थीटा 1 इज इक्वल टू 1 है तो ई थीटा 2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एन जेड आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस सिस्टम को, ये जो फाइनल ग्राफ है बेटा, इसको बड़ी आपने डिटेल से और बड़े सुकून के साथ इसको आपने स्टडी करना है। ये जो है ये फाइनल हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्स एक्सिस पे बेटा गौर करें कि एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में है जी के डायमेंशनलेस एक्सियल कोऑर्डिनेट कैपिटल Z इज इक्वल टू Z ओवर L, और ये Z कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल Z इज इक्वल टू 1, इसके दरमियान ये कौन सा जोन है बेटा? सैफ अली आप मुझे बताएं। तैमूर अपना हाथ नीचे करें। सैफ अली आप बताएं। सईद साहब, सईद खान साहब। जी सर। बेटा कैपिटल Z इस फिगर में देखें, कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल Z इज इक्वल टू 1 तक कौन सा जोन है? जोन 2 है, जोन 3 है? ये सर सेकंड जोन है सर, जिसमें हीट सोर्स होता है। तो बेटा ये वाला जो हाईलाइटेड है ये हो गया सेकंड जोन। उससे पहले Z लेस देन 0 ये वाला जोन जो है बेटा ये जोन 1 है, और कैपिटल Z ग्रेटर देन 1 ये जोन जो है ये जोन 3 है।
तो बेटा जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3, ये तीनों जोन्स के अंदर टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा डायमेंशनलेस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलोंग है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशनलेस टेम्परेचर थीटा। थीटा बेसिकली क्या है, थीटा भी टेम्परेचर ही है लेकिन ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर है क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी टेम्परेचर की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्परेचर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट। तो बेसिकली ये थीटा का और जेड का ग्राफ है, लेकिन यानी टेम्परेचर का और एक्सिस का ग्राफ है, लेकिन टेम्परेचर कौन सा है, डायमेंशनलेस टेम्परेचर थीटा है, और एक्सिस कौन सा है, डायमेंशनलेस एक्सिस जेड है। ठीक है, यानी आप कह लें ये ग्राफ इट इज नथिंग, बस वो जो रिएक्टर के अलोंग अगर आप चलते जाएं, जोन 1 में टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, जोन 1 के बाद जोन 2 में एंटर हो तो टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, जोन 2 के बाद जोन 3 में एंटर हो तो टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, ये हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीनों जोन में से किस जोन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और किन जोन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपना हैंड रेज करें। सर सेकंड में टेम्परेचर चेंज आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में कांस्टेंट है। ठहरे बेटा, बात ठहरे। अब अब्दुल्ला अफजाल मुगल साहब, अब्दुल्ला अपना माइक ऑफ करें। जी अफजाल। सर सेकंड जोन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, कांस्टेंट है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अफजाल, अपना माइक ऑफ करें। अब्दुल्ला सागिर साहब बेटा बताएं जोन 1 में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है। यस सर। जोन 1 में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा बेटा सब लोग गौर से सुने, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूं कि जोन 1 के अंदर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और थीटा 1 इज इक्वल टू 1 के साथ, जोन 3 के अंदर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जोन 2 के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स की प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि थीटा 2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर n z। जोन 2 के अंदर भी आप टेम्परेचर प्रोफाइल्स देख रहे हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो जो शुरू में सईद ने क्वेश्चन उठाया था जी कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप देखें n इज इक्वल टू -1 के लिए, n इज इक्वल टू -2 के लिए, जब n जो है डायमेंशनलेस हीट सोर्स जो है वो नेगेटिव है, इट मींस के नेगेटिव है तो हीट जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल नीचे की तरफ जा रही है। और n की वैल्यूज इक्वल टू 1 के लिए और n की वैल्यूज इक्वल टू 2 के लिए डायमेंशनलेस हीट सोर्स, इसके लिए जो है बेटा टेम्परेचर प्रोफाइल ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर हीट जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो बेटा इसके साथ ही मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आपने मुझे एज असाइनमेंट जितने भी केसेस इस चैप्टर में हमने किए हैं, आपने मुझे वो नीट एंड क्लीन करके वो मुझे, और इस केस को भी सारा मैथमेटिक्स सोल्व करके, तो आपने उसका PDF बना के आपने मुझे सेंड करना है। आपने उसको इस दफ़ा CR को नहीं करने, डायरेक्ट मुझे करने हैं। किस ईमेल पे करने हैं वो ईमेल मैं आपको बता दूंगा, इसके साथ में कुछ और केसेस भी करने हैं वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो सारी डिटेल जो है ना मैं कल आपको CR के थ्रू जो है वो सेंड कर दूंगा। तो आप इस लेक्चर को तैयार करें और इसको स्टडी करें बेटा अच्छी तरह, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ लगेगी।